गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 29 जून है। आज हम 27 जून और 28 जून के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब सैटरडे और संडे के आर्टिकल हम डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर क्या है कि एक एमएसएमई वाला जो हमने आर्टिकल किया था, तो उसके अंदर एक टर्नओवर वाला था, एक टर्नओवर था और एक इन्वेस्टमेंट वाला था। तो इसके अंदर क्या है कि 10, 100 और 500 लिखना था। ये 500 है, यहाँ पे क्या है गलती से 2500 लिखा गया। और मैंने भी क्या है जल्दीबाजी में आपको सिर्फ इतना बता दिया कि गोला लगा के कि ये इसको आपको नोट करना है। मैंने भी नोट नहीं किया उस टाइम पे, कि देखा नहीं था। और मैंने मतलब बोल के बताता तो उस टाइम पे शायद सही हो जाता, मैं कर देता। लेकिन मैंने देखा नहीं, वो मिस प्रिंट था उसके अंदर। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। और आज थोड़ा लेक्चर लेट हो गया है, तो हम आगे से कोशिश करेंगे कि आज क्या है, मैं ट्रेवल के अंदर था, तो अब से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी लेके आए यार। ठीक है, और चलो आज सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि 2 दिन के आर्टिकल है और काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है इसलिए। तो देखो, आज पहला आर्टिकल है ना, एमएसएमई से संबंधित है। एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित है। ये 27 तारीख का आर्टिकल है, 27 जून है उसका आर्टिकल है, और एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है। तो उस टाइम पे जैसे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की एमएसएमई दिवस के लिए। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमें एक थीम देखनी है कि एमएसएमई दिवस है। देखो, एमएसएमई से संबंधित हमने एक बड़ा सा पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, वो हमने लास्ट लेक्चर था उसके अंदर कवर कर लिया था। उसके अंदर एक दो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, वो आप देख लो इसके अंदर बस। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो है थीम। यूएन की इस बार की थीम क्या है? एआई संचालित भविष्य में मानव केंद्रित उद्यमिता। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से एमएसएमई है तो वो एआई है, तो उसका अच्छे से यूज में ले सकते हैं। ये मतलब एक जॉब को खत्म करने वाला नहीं, जॉब को बनाने वाला, एक अलग तरीके से कैसे आपको जॉब को क्रिएट करने के अंदर एआई का यूज ले सकते हो, उससे संबंधित ये थीम है। इससे ये आपको ऐसे याद रह जाएगा लगभग। ठीक है, तो एआई से याद रखना है इसको। उसके बाद में और कुछ नहीं है इसके अंदर। नीतिगत फोकस किया गया है कि सबका है ना, पंजीकरण पे जोर दिया गया है, कि मतलब जितने भी एमएसएमई है तो वो क्या है कि डेटा वगैरह नीति निर्माण के अंदर उनकी भागीदारी बढ़ सके, उसके लिए क्या है कि आपको सार्वभौमिक पंजीकरण कराओ कम से कम, कि जिससे आप है ना औपचारिक सेक्टर के अंदर आ सको। ठीक है, तो उस पर जोर दिया गया है। उसके अलावा देखो, एक है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ठीक है, एनएसआईसी। तो ये क्या है कि जैसे एमएसएमई को कोई ऋण वगैरह देना या फिर उनको है ना रेगुलेशन के लिए ना ये काम आता है। ठीक है, तो अब इसको क्या है, अनुसूची ए के अंदर है ना कंपनी का दर्जा मिल चुका है। और इससे क्या है कि इसकी जो ऑटोनॉमी है, मतलब स्वायत्ता वगैरह, या फिर इसकी है ना जो पावर्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। इसलिए क्या है कि अनुसूची ए के अंदर ना इसका महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, कुछ पोर्टल्स वगैरह दे रखे हैं छोटे मोटे। हमने देखना है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है, कि मतलब रोजगार प्रोत्साहन ये प्रोग्राम है मतलब। तो इसका क्या है कि जैसे मतलब इसमें सब्सिडी वगैरह दी जाती है, कि मान लो कि क्रेडिट लिंक है ना, सब्सिडी होती है कि कोई उद्यम है, छोटा उद्यम है, एमएसएमई है, तो वो यदि लेना चाहता है, लोन वगैरह लेना चाहता है, तो उसको क्या है कि सब्सिडी वगैरह मिल जाती है लोन के ऊपर। एक समाधान पोर्टल है, इसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं। तो अभी इसके अंदर ये दे रखा है कि 2.0 है ना, इस तरीके से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो समाधान पोर्टल जैसे एमएसएमई को कोई भी छोटी मोटी शिकायत होती है, जैसे मान लो कि उसने अपना कोई माल है तो वो है ना किसी बड़ी कंपनी को बेच दिया, और वो अपना सामान है, मतलब माल का जो रुपए हैं वो वापस नहीं दे रही है, तो उसको क्या है 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर उसको देना जरूरी होता है। यदि वो नहीं देता है तो समाधान पोर्टल पे वो एमएसएमई जाके और शिकायत दर्ज कर सकता है, और उसको फिर है ना लगभग 2 गुना 3 गुना इस तरीके से उसको ब्याज सहित है ना पैसे देने पड़ेंगे, जो बड़ी कंपनी ने उसका सामान लिया है वो। ठीक है, अब प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट, कि मतलब मार्केटिंग वगैरह या प्रोक्योरमेंट से संबंधित है ना एमएसएमई को कुछ हेल्प चाहिए होती है, या अपना सामान है तो वो बाहर भेजना है, तो उसके लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट है। इस तरीके से ये 2.0 पोर्टल है ना, 3-4 पोर्टल हैं ये लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर। और उसके अलावा एमएसएमई के बारे में हमने बहुत ज़्यादा, जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी उसके अंदर हमने कवर कर लिया है, तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस एक थीम है, इसको आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना बस इस बार की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हमारे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, दोनों हिंदी लिटरेचर का है, और जीएस के पेपर 1 2 3 4 है ही। उसके अलावा ऐसे का पेपर भी है। इनका मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, और इनकी हमारी ये थीम ऐसे रहती है कि आपको सबसे पहले टारगेट दिया जाता है 2 दिन का, उसके बाद में तीसरे दिन क्लास होती है, और उसी क्लास के अंदर जितना आपको टारगेट दिया गया है उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं टॉपिक पे आंसर करवाए जाते हैं। लाइव सेशन होता है, उसके अंदर आंसर राइटिंग करवाई जाती है, और जिस टाइम पे आप आंसर लिखते हो तो उसी टाइम पे आपको मॉडल आंसर भी दिखा दिए जाते हैं। और जैसे ही आप मॉडल आंसर देखते हो तो आप अपने जो गोले लगा के आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, और उसके बाद में आपको दिक्कत है तो उस टाइम पे आप पीडीएफ बना के सर को भेज सकते हो। इधर धर्मेंद्र जाकर सर हैं तो वो जीएस का वो संभाल रहे हैं, और ये श्याम सर हैं, तो वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि उनके 269 नंबर हैं, वो हिंदी लिटरेचर के अंदर आ रखे हैं, तो वो अभी मतलब लबासना जाने से पहले इनका लास्ट बैच है, और वो अभी मतलब लास्ट, और हमारे साथ में तो पहला ही है, तो वो अभी करवाने वाले हैं। तो आप देख लो कि इसके अंदर क्या है कि ऑडियो फीडबैक है ना,
ऑडियो फीडबैक के द्वारा आपके है ना आंसर को इवेलुएट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हो। और उसके अलावा जो आपकी दूसरी भी दिक्कतें होती हैं कि तैयारी से दौरान जो जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, वो भी जो चैट आईडी है, धर्मेंद्र जाखड़ सर हो गए या फिर श्याम सर हो गए, वो आपकी जो मतलब सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टडी विद डीजे ऐप है हमारी, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये 2 नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो यदि आपको कोई डाउट है तो आगे चलते हैं हम। देखो ये आर्टिकल है, ये आरोग्य सेतु ऐप है, उससे संबंधित है। आरोग्य सेतु ऐप है, आपको पता है कि ये कोविड के टाइम पे ना आरोग्य सेतु ऐप सरकार लेके आई थी, और उस टाइम पे जैसे मतलब जिसको कोविड हुआ है तो उसको ट्रैक वगैरह करने के लिए, इस सब के लिए आपने मतलब आपने भी इसको है ना एनरोल किया होगा। तो इस टाइम पे आरोग्य सेतु 2.0 है, ये भी चल रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आभा आईडी है या फिर आपका डिजिटल रिकॉर्ड है, जो भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो भी है ना डिजिटल रिकॉर्ड है, तो उसको एक साथ में रखा जाता है। और आरोग्य सेतु ऐप है तो वो उसके ऊपर है ना आपका डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। मान लो आप जैसे पुरानी बीमारी है और वो रिकॉर्ड आपका चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो है ना आप यदि हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो सारा डेटा है वो एक साथ में पहले से ही अवेलेबल होगा उनके पास में। जैसे मतलब एक्सरे की रिपोर्ट हो गई, वो जितने भी आपके डेटा हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनको आपको फिजिकली ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा डेटा यहाँ पे रहेगा आरोग्य सेतु ऐप पे। और वहाँ पे है ना आप हॉस्पिटल के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये बातें हैं और अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर उसको समझ लेता है। तो आरोग्य सेतु ऐप है। उसके अलावा भी काफी सारे जो डिजिटल इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो भी इसके अंदर आर्टिकल में बता रखे हैं आपको। तो देख लेते हैं और क्या है। तो ये जीएस पेपर 2 के अंदर, 3 के अंदर, दोनों के अंदर ही आ जाएगा वैसे। ठीक है, तो आप स्पेशली इसको जीएस पेपर 2 के अंदर लिखना। तो आरोग्य सेतु 2.0 है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। ये एक एप्लीकेशन है जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की, जो हर एक आदमी की अलग अलग स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे, उनको ये ट्रैक करेगी। उसके बाद अलावा इसके अंदर मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, जैसे आभा आईडी है, ठीक है, तो ये बना बना देती है, उसके अंदर रहेगी। फिर उसके बाद में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड है ना, ये साझा करने में काम आएगी। और एआई ड्रिवन हेल्थ इंसाइट, कि एआई आधारित है ना आपकी हेल्थ की इंसाइट वगैरह देने का, ये ऐसे भी काम करती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि स्कैन और पे, मतलब आपको यदि हॉस्पिटल गए हो और आपको स्कैन करके पे करना है, तो वो इसके थ्रू कर सकते हो आप। अब जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो उसकी जो सेवाएं हैं, जैसे इसके अंदर क्या है कि ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी जगह हॉस्पिटल वगैरह, जन हॉस्पिटल है, जन आरोग्य सेंटर होते हैं, जो मतलब जन औषधि सेंटर हैं, सॉरी, तो जन औषधि सेंटर है, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, आप दवाइयाँ हैं तो वो सस्ती कहाँ ले सकते हो, तो वो भी इसके अंदर है। जन औषधि केंद्रों की जानकारी वगैरह है, वो भी इसी ऐप पे मिल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद में उन्नत आयुष्मान ऐप, उन्नत आयुष्मान ऐप भी है। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है ना, कोई पात्रता है या नहीं है, उसका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है, तो है ना जो लाभार्थी हैं तो उनसे संबंधित कोई भी समस्या है, तो उनका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो वो है उन्नत आयुष्मान ऐप। उसके बाद में आयुष्मान सारथी, आयुष्मान सारथी है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJAY है। तो उसके अंदर क्या है कि एक व्हाट्सअप चैटबॉट है, कि उनकी कोई समस्या वगैरह हो रही है तो है ना उसको है ना चैटबॉट के थ्रू है ना आप उसकी समस्याओं का समाधान है ना वहां से कर सकते हो। तो ये हो गया आयुष्मान सारथी, तो एक व्हाट्सअप चैटबॉट हो गया। तो इस तरीके से जो हेल्थ सेक्टर से आरोग्य सेतु हो गया, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर की ये 2 ऐप हो गई। उसके बाद में देखो 2-3 चीजें हो रही हैं इसके अंदर। तो एक है जैसे नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। जैसे मान लो कि कोई एक बीमा वगैरह करवा रखा है, किसी ने हेल्थ का बीमा करवा रखा है और उसको हॉस्पिटल के अंदर गया है, तो उसको क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो एक डिजिटल है ना, डिजिटल तरीके से जो हेल्थ सेक्टर है, मतलब हॉस्पिटल हो गया और एक जो बीमा सेक्टर है, तो इन दोनों को एक साथ में डिजिटली तौर पे जोड़ने के लिए कि मतलब क्लेम वगैरह है तो वो जल्दी मिल जाए उन चीज़ों के लिए, तो ये हेल्थ एक्सचेंज है, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है, तो मतलब सामान्य जो डेटा फ्रेमवर्क है, तो नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ये ना एक साथ में जोड़ने का काम, कि मतलब नागरिक हैं और स्वास्थ्य प्रदाता हैं जो मतलब हॉस्पिटल वाले हैं, तो उनको एक साथ में डिजिटल तौर पे ना जोड़ने का काम ये करता है। अब क्या है कि आगे एक ई सुश्रुत क्लिनिक है, ड्रग रजिस्ट्री है, ठीक है, एक ये वाली है CLCI है, और भारत हेल्थ टर्मिनल सर्विस है। इस तरीके से 3-4 चीजें हैं। तो ये क्या है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, ठीक है, तो इससे संबंधित है कि मतलब इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्या होता है कि जैसे एक जगह आपका डेटा पड़ा है और दूसरी जगह आपका डेटा नहीं है, तो उस डेटा को वो अपने आप ऐसे उठा लेता है, तो उसको कहते हैं इंटर ऑपरेटिबिलिटी। तो इससे संबंधित ये सारी चीजें हैं। जैसे कि देखो एक ई सुश्रुत क्लिनिक है,
तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हेल्थ प्रोवाइडर है, जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है तो उसके पास में आप जाते हो, तो क्या है कि उसके पास में एक शुरुआत से आप जा रहे हो तो वो अपना डेटा है तो वो है ना एक साथ में डिजिटल तरीके से आपको है ना आपका नहीं रख सकता। तो सरकार क्या है कि एक एक प्लेटफॉर्म तरीके से इस तरीके से है ना उनको प्रोवाइड करवाती है डॉक्टर्स को क्लिनिक के अंदर, किस तरीके से है ना वो अपना जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे है ना वो जमा कर सके, स्टोर कर सकें। उसके लिए क्या है, ई सुश्रुत क्लिनिक है। अब अगली बार आप उस डॉक्टर के पास में जाओगे या किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जाओगे तो आपका डिजिटल हेल्थ है तो वो है ना हेल्थ डेटा है तो वो वहाँ पे पड़ा रहेगा और उसको है ना वहाँ से वो ट्रैक करके पता लगा लेता है कि आपके पुरानी बीमारियां कौन कौन सी रही हैं। तो ये स्वास्थ्य प्रदाता और प्लग एंड प्ले है। ठीक है, तो मतलब क्लिनिक वाले हैं तो उनको क्या है थोड़ी सी दिक्कत होती है कि भाई जैसे छोटे डॉक्टर हैं तो ना उनको क्या है कि ऐसे पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से मैं कंप्यूटर के ऊपर ना उनको पेज पे ऊपर तो वो लिख के दे देंगे, लेकिन कंप्यूटर पे है ना वो नहीं लिख सकते अपने जो डेटा है उनको, है ना जो मरीज का डेटा है कि इतने इतने मरीज आए थे, इन इनको ये पेशेंट हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे नहीं लिख सकते। उनके लिए है ये प्लग एंड प्ले। ठीक है, ई सुश्रुत क्लिनिक। उसके बाद में जैसे ड्रग रजिस्ट्री है कि मतलब दवाइयां हैं तो वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो कोई बुखार के लिए पैरासीटामोल दे देता है, कोई डोलो दे देता है, कोई तीसरी दवाई दे देगा। इस तरीके से काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, तो वो एक जैसी दवाइयाँ हैं, उनको एक साथ में रखना, उनका एक वर्गीकरण करके अलग-अलग ना उनकी रजिस्ट्री बनाना, इस तरीके से ये ड्रग रजिस्ट्री है, ये सरकार ने बनाई है। ठीक है? उसके बाद में ये मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें, ये इंटरऑपरेटिबिलिटी है। तो उससे क्या है कि दवाइयों का एक जगह से दूसरी जगह पता चल जाता है कि भई ये चीज़ें हैं और यहाँ पे है ना इस काम आती हैं ये। तो अगला है कॉमन लोएनिक कोड फॉर इंडिया, CLCI। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब लेबोरेटरीज होती है ना वो आपस में करती हैं। जैसे मान लो कि आप लोकल लेबोरेटरी है, जैसे मतलब जयपुर में, पटना में या फिर ना इलाहाबाद में आपकी जो लेबोरेटरी है तो वहां पे आप है ना अपने कोई जांच वगैरह करवाते हो। अब उसके बाद में आपको जांच से संतुष्टि नहीं हुई, डॉक्टर ने सही नहीं बताया है, तो आप क्या है कि एम्स दिल्ली के अंदर जाना चाहते हो, तो दिल्ली के अंदर क्या है कि उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे वो। इसलिए क्या है कि जो लेबोरेटरीज है तो उनका एकीकरण कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि वहां की जो लेबोरेटरी है तो वहां पे मतलब जो आपके लोकल लेबोरेटरी है तो वो एम्स के अंदर भी है ना उसकी जो प्रमाणीकरण हो सके, उसको वापस आपको है ना लैब के अंदर जांच कराना वो सब ना हो, तो उसके लिए है ये कॉमन लायनिक कोड फॉर इंडिया। तो इनके लिए एक कोड बना दिया है कि आपको लैब के अंदर ये कोड है, इनका पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस, मतलब कि ये देखो ये दोनों चीजें है ना NRCS है, ये एक संस्था है तो इसके द्वारा विकसित की गई है। और इसमें क्या है कि हेल्थ के टर्मिनोलॉजी मतलब कोड सिस्टम, जैसे मतलब हेल्थ के ना प्रमाणन वगैरह, जैसे कोई डॉक्टर है तो मान लो कोई हार्ट अटैक कह देता है, ठीक है आपको हार्ट अटैक है, कोई कहता है कार्डियक अरेस्ट है, कोई ना तीसरी भाषा के अंदर बोल देता है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी है तो उनको एक तरीके से डिफाइन करने के लिए यह है भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस की, मतलब एक ही वर्ड आप बोलो सारे। ठीक है, तो इसके लिए है। तो ये इंटरऑपरेटिबिलिटी तरीके से है कि ये है ना आप हेल्थ सेक्टर के अंदर इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया अपना। देखो अगला आर्टिकल है PIB बैकग्राउंडर का है कि डिजिटल इंडिया के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। जैसे पहले आप देखते थे कि ना मोबाइल वगैरह इस तरीके से हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लेते थे, लेकिन आधार वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब डिजिटल ना एक 2014 से लेके या उससे पहले भी आप थोड़ा सा मान सकते हो, तो उससे पहले से है ना हमने डिजिटल तरीके से ना किस तरीके से मतलब हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरीके से विकसित किया है। तो उससे संबंधित 11 साल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं डिजिटल इंडिया के अंदर। डिजिटल इंडिया को अभी 11 साल हो चुके हैं, डिजिटल इंडिया मिशन को, तो उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, तो वो क्या क्या हुई हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल है। तो देख लेते हैं इसमें और क्या है। देखो पहली बात तो है ये 1 जुलाई से 2026 से मतलब इसको 11 साल हो गए, ये हमारे काम का नहीं है। तो काम का क्या है, जीडीपी में योगदान कितना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है तो उसका हमारे भारत की जीडीपी में योगदान है वो 12 से 14% है। ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको इंट्रो के अंदर कंक्लूजन के अंदर इसको लिख सकते हो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, जो यूपीआई है तो वो है ना वर्ल्ड का 49%, मतलब जितना यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट होता है उसका यूपीआई की जो भागीदारी है वर्ल्ड के अंदर वो 49% है। ये ध्यान रखना है आपको कि मतलब इंडिया का कितना बड़ा योगदान है। उसके बाद में देखो डिजिटल इंडिया के 9 ना पिलर दे रखे हैं इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये मतलब यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली 9 डिजिटल ये स्तंभ वगैरह पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पीसीएस के लिए ना ये याद रखने जरूरी है। 9 पिलर्स हैं तो ये आपको याद रखने जरूरी है। तो इसमें देखो छोटे छोटे, अब बस आप पॉइंट पॉइंट देख लो कौन कौन से हैं। ब्रॉडबैंड इंडिया,
हाईवेज मतलब ब्रॉडबैंड के लिए हाईवेज, जैसे मतलब भारत नेट वगैरह इस तरीके से है ना, जो भारत की ग्राम पंचायतें हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं वो जुड़ चुकी हैं, ठीक है, इंटरनेट से। तो भारत नेट परियोजना है वो चल रही है। फिर उसके बाद में मोबाइल कनेक्टिविटी तक पहुंच, कि मोबाइल कनेक्टिविटी है तो वो कितने ज्यादा है ना, 100 करोड़ से ज्यादा है ना मोबाइल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वो हो गया 106 करोड़। ठीक है, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच की, लोगों की है ना इंटरनेट तक पहुंच है तो वो अच्छी हो चुकी है। और सार्वजनिक जो क्षेत्र है, जैसे मतलब डाकघर हो गया, बैंक हो गया, ये सारी चीजें हैं तो वो भी है ना इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। तो मतलब सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच ये भी हो गया है। फिर ई गवर्नेंस के लिए भी है ना सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे डिजी लॉकर वगैरह, ये सारी चीजें हैं वो हो गई। उसके बाद में ई क्रांति, ई क्रांति के लिए हम जैसे मतलब ई संजीवनी पोर्टल हो गया, ठीक है, ये हेल्थ के लिए है। फिर ई कोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं। इस तरीके से काफी सारी जो पहल है वो इसके लिए है, ई क्रांति। तो ये 4-5 पॉइंट तो यहाँ हो गए, और 4 पॉइंट आ गए हैं ये सभी के लिए जानकारी। मतलब जैसे माई जीओवी वगैरह, तो सरकार अपनी कोई जैसे पीआईबी हो गया, ये सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट कुछ भी इनिशिएटिव कर रही है तो उसके लिए क्या है कि पीआईबी या माई जीओवी इन पे है ना ला देती है, और उसके उससे क्या होता है, पारदर्शिता आती है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर है ना, जैसे एमएसएमई वगैरह या विनिर्माण वगैरह किस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की हमने बहुत सारा काम किया। ये डेटा हमारे काम का नहीं है, ठीक है, मोबाइल वगैरह हमने कितने बनाए हैं ये सब। उसके बाद में हाँ, ये देखो, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता निर्माता बन गया है। ये आप लिख सकते हो कहीं यदि आपको लिखना हो तो, ठीक है। उसके बाद में नौकरियों के लिए आईटी, मतलब आईटी के अंदर है ना बहुत सारी नौकरियां हम जनरेट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर है तो वो हमारा मतलब सबसे ज्यादा है जो जीडीपी में योगदान देने वाला आईटी सेक्टर ही है, सर्विस सेक्टर ही है, तो इसके लिए है ये, ठीक है, राजस्व उत्पन्न करने वाला है। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, सरकार क्या है कि जैसे मतलब डिजिटल इंडिया के तहत है ना बहुत सारा, जैसे मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ाना या फिर है ना आधार को जोड़ना, ये सारी चीज़ जैम ट्रिनिटी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें है ना सरकार करना चाह रही थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन उसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो सरकार को लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हम शुरुआत के अंदर ही इनको चालू कर सकते हैं। जैसे मतलब कि ऑफिस है तो उसके अंदर फिंगर प्रिंटिंग वाला इस तरीके से चालू कर दो कि आपकी अटेंडेंस वगैरह उससे हो जाए। तो ऐसी कोई छोटे छोटे स्टेप लिए गए थे जो बड़े स्टेप से पहले है ना शुरू किए गए। तो उसके लिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, ये है। इसके अंदर जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया, ई बुक्स वगैरह सरकार ने लॉन्च कर दी कि मतलब आप डिजिटल तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ो तो सही, सब तक इंटरनेट पहुंच जाएगा धीरे धीरे, जैसे भारत नेट वगैरह इसके थ्रू पहुंचा है। तो इसके लिए क्या है कि सरकारी ईमेल वगैरह पहले इस तरीके से बहुत पहले शुरू की गई थी। तो ये हो गए 9 स्तंभ है, ये डिजिटल इंडिया के हैं, ठीक है। आप ये पीसीएस के लिए ध्यान रख सकते हो, और यूपीएससी में भी आपको 9 स्तंभ सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से आप लिख सकते हो, 9 स्तंभ है ऐसे, इसको कोट कर सकते हो। फिर जैम ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी है और वित्तीय समावेशन है। आपको पता है कि जनधन खाते हैं तो वो है ना 57 करोड़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन खाते हो गए, आधार हो गया, मोबाइल हो गया, तो इन सब से हम बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं। उसके बाद में डीबीटी के थ्रू है ना बहुत सारा मतलब प्रत्यक्ष हस्तांतरण हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, और जो मतलब भ्रष्टाचार वगैरह है वो कम हो गया है। अब उसके बाद में डिजी लॉकर है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह है ना, वो कौन कौन से हैं, डिजी लॉकर पता है आपको कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद में यूपीआई है, यूपीआई के बारे में हो चुका है। फिर उमंग ऐप है, उमंग ऐप है जो सरकारी जो सारी सेवाएं हैं तो वो एक साथ के ऊपर है ना यहाँ पे उमंग ऐप पे मिल जाती हैं, कि कोई भी सर्विसेज है तो वो सारी है ना एकीकृत कर दिया गया है इसको। उसके बाद में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर है ना कौन कौन सी डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने देख लिया, थोड़ा सा हमने देखा था कि जैसे ई संजीवनी पोर्टल है, इसके बारे में अभी पहले देखा था पिछले आर्टिकल में। फिर उसके बाद में देखो एक टेली मानस है और एक मानस है। जैसे मतलब मादक पदार्थों की है ना, जैसे मतलब ड्रग्स वगैरह इनकी है ना तस्करी होती है ना, तो उसको रोकने के लिए मानस और टेली मानस है, ये लेके आए थे। जो मतलब इनका मानस तो है, टेली मानस तो है मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए, ठीक है, और मानस है ये तस्करी के लिए, अपराधों को रिपोर्टिंग वगैरह, जैसे मतलब गुमनाम हो गए हैं कोई लोग तो उनकी रिपोर्ट वगैरह करने के लिए मानस हो गया। और टेली मानस है ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद में वाणिज्य और व्यापार के लिए, ये तो हो गए हेल्थ सेक्टर से संबंधित ये 3 चीजें। उसके बाद में वाणिज्य और व्यापार से संबंधित एक तो जैम हो गया, ये बता दिया हमने। फिर ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, मैं बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर चुका है। तो जैम हो गया, ओएनडीसी हो गया। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एग्री स्टेक है, तो एग्री स्टेक में क्या होता है कि जैसे मतलब एक ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ई नाम है, किसान ई मित्र है, चैटबॉट है, ये सारी सुविधाएं है ना इसके अंदर, मतलब एग्रीकल्चर को डिजिटल तरीके से बनाने के लिए एग्री स्टेक हो गया। और यहाँ पे जाके आप है ना किसान ई मित्र वगैरह इनका यूज भी ले सकते हो। बाद में ये मतलब पहचान पत्र वगैरह इस तरीके से बनाए जाते हैं इसमें। अब देखो शिक्षा और कौशल में, शिक्षा और कौशल के अंदर जैसे दीक्षा है, स्वयं है, तो इससे क्या है कि मतलब पढ़ाने के लिए डिजिटल तरीके से रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए बच्चों को, स्कूली बच्चे हैं या फिर थोड़े बड़े हैं तो उनके लिए दीक्षा और स्वयं।
फिर अपार आईडी हो गई। अपार आईडी जैसे मतलब हर एक बच्चे की ना अलग स्पेशल अपार आईडी होगी, उससे उसका परफॉर्मेंस वगैरह पता चलेगा। उसके बाद में पीएम दिशा है, तो इससे डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण वगैरह दिया जा रहा है। तो ये सब हो गए इससे। अब ये दीक्षा है ना, इसके बारे में एक अलग आर्टिकल है, वो हम आगे अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसको अच्छे से हम आगे देखेंगे। अब बाद में जैसे युवा और कल्याण के लिए, यूथ के लिए एक माई भारत है, ये सरकार है ना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है, तो उसके तहत चल रहा है, माई भारत है प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में पोषण ट्रैकर है, कि मतलब न्यूट्रिशन वगैरह किस तरीके से बच्चों तक पहुंच रहा है, तो ये पोषण ट्रैकर हो गया। फिर वैश्विक नेतृत्व और इंडिया स्टैक, कि मतलब जैसे इंडिया क्या कर रहा है, कि जैसे इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ना वो हर लोगों तक पहुंच सके, उनके पास में जैसे मतलब कोई छोटी एमएसएमई है या फिर कोई छोटा स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाह रहा है, या फिर विदेशों के अंदर है ना, या इसकी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मतलब आधार वगैरह ये सारी चीजें, उनको एक डेटा वगैरह एक साथ में मिल जाए। कोई नया स्टार्टअप है, उसको नया अपना कोई शुरू करना है, प्रोग्राम शुरू करना है, सॉरी जैसे मतलब कोई कंपनी शुरू करनी है, तो उसके लिए ये होता है क्या नाम है इसका, वैश्विक नेतृत्व और इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक उससे संबंधित है, कि डीपीआई का मॉडल है, और वो क्या है कि अलग अलग देश हैं, तो उन्होंने इसके अंदर ना हस्ताक्षर कर दिया कि हमें भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको यूज में लेना है। तो उसके लिए है, तो 24 देशों ने ना हमारे साथ में समझौता कर लिया है, और ये चीज आप है ना आईआर के अंदर भी यूज में ले सकते हो, इंडिया स्टैक के बारे में। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल वाला है, तो उसका यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या है, जैसे मतलब सारा डेटा है ना, वो एक साथ में पड़ा रहता है, और उसको है ना, जैसे कोई कंपनी खुल रही है, तो वो सरकार से मांग लेती है कि जो है ना डेटा प्राइवेसी टाइप में ना हो ऐसा डाटा, उसके लिए सरकार है ना उनको प्रोवाइड करवाती है, और बाद में ये यूज में लेते हैं। तो और इनके साथ में मतलब विदेशों के साथ में भी एमओयू हो चुके हैं। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी है ना, इंडिया स्टेक को ग्लोबल और डीपीआई की रिपोजिटरी इस तरीके से ना यहाँ पे G20 के टाइम पे भी लॉन्च की गई थी। तो ये हो गया। तो ये डिजिटल इंडिया है, इससे संबंधित था कि 11 साल हुए हैं। अब देखो अगला आर्टिकल है, प्रधानमंत्री है तो मॉरिशस गए हैं, सेशेल्स गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन है, जैसे मतलब चाइना है तो किस तरीके से हिंद महासागर के अंदर अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, अमेरिका भी अलग तरीके से हमारे साथ में पार्टनरशिप करके चाइना को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन ये क्या है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इनके साथ में यदि हम रिश्ते अच्छे रखेंगे, तो उससे हमारे है ना, जैसे मतलब जो हिंद महासागर है, तो उसके अंदर सागर से महासागर की जो हमारी जो मोटिव है, तो वो पूरा हो सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये आर्टिकल है। तो पहली बात तो आप देख लो थोड़ा सा, कि प्रधानमंत्री दो जगह गए हुए हैं, तो इनकी लोकेशन आप देख सकते हो। जैसे देखो ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर है, तो यहाँ पे क्या है, सेशेल्स है, ये सेशेल्स है, और ये मॉरिशस है। ये दो देश हैं, और आप देखो भारत से ज़्यादा दूरी नहीं है वैसे तो, लेकिन इंडियन ओशन के अंदर है, और इंडियन ओशन क्या है कि हमारे नाम पे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे मतलब चाइना वगैरह तो ये ना आ पाए, इसके लिए है। तो अब अगला है थोड़ा सा, कि जैसे सेशेल्स के साथ में क्या क्या समझौते हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मतलब कुछ घोषणाएं हैं, वो मैं इसके तरीके से लेके आया हूँ इसको। तो जैसे देखो हमारे सेशल्स के साथ में 50 साल हो चुके हैं पूरे कूटनीति के संबंध के, ठीक है। तो अब जैसे मतलब आपको पता है कि अलग अलग जैसे देश होते हैं, तो उनके जैसे छोटे देश हैं, तो उनके लिए क्या है, जैसे मतलब कुछ विमान वगैरह दे दिए, या फिर है ना आप अपना कोई डिजिटल ना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देना चाह रहे हो, या फिर है ना आप जैसे मतलब एग्रीकल्चर है, तो उसके लिए अलग अलग सेक्टर में जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, तो उनके अंदर भी है ना हम करते हैं। जैसे मतलब एग्रीकल्चर हो गया, जेनरिक दवाइयाँ हमारी अच्छी हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कोई भी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर एक दो चीजें आप देखो, जैसे मतलब एम्बुलेंस वगैरह देना, ये सब करना, ये गश्ती पोत वगैरह के लिए करना, हमें हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं, कृषि अनुसंधान, ये बाहरी अंतरिक्ष के अंदर भी सहयोग कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट हैं, वो आप लिख सकते हो, नॉर्मली लिख सकते हो, इसके अंदर कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। और एक प्रत्यर्पण संधि भी हुई है, जैसे मतलब कि यहाँ के अपने यहाँ के कोई जैसे मतलब अपराधी वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पे भाग जाते हैं, तो उनको क्या है, प्रत्यर्पण है ना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है तो वहाँ से होना मुश्किल हो जाता है। नीरव मोदी वगैरह हम देखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रत्यर्पण संधि कर ली हमने इनके साथ में, ठीक है। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये। और जैसे भी कुछ अच्छा आर्टिकल आएगा तो हम ना इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये एनेमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत है, उसके संबंधित है। कि जैसे मतलब पहले क्या है कि 6x6x6 ये अप्रोच थी, ये भी हम देखेंगे क्या है, लेकिन अब इसको 7x7x7 इस तरीके से हमने अप्रोच को कर दिया है। को एनीमिया आपको पता है कि जैसे मतलब खून की कमी होती है, उससे संबंधित ये एक बीमारी है, जो स्पेशली क्या है कि महिलाओं के अंदर होती है, और जैसे मतलब जैसे बर्थ वगैरह बच्चे का होता है, तो उस टाइम पे ना ये थोड़ा ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, क्योंकि ना ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। और जैसे बच्चा है, तो बच्चे के अंदर भी जैसे मतलब माल न्यूट्रिशन वगैरह ये ना इसकी भी शिकायत है ना होने की संभावना रहती है। तो एनीमिया मुक्त भारत है, उसके लिए ना ये अभियान वगैरह है, तो उसके लिए दिशा निर्देश वगैरह ऐसे जारी किए, और हमने एक अलग तरीके से ना रणनीति अपनाई है, ठीक है।
तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है, देख लेते हैं। देखो पहली बात है 7x7x7 ये रणनीति है, ठीक है। देखो हाँ, पहली बात है कि जैसे पहले तो क्या है कि दायरा अनेमिया मुक्त भारत था, पहले तो अनेमिया मुक्त भारत ही था, लेकिन अब क्या है कि हम अनेमिया मुक्त भारत अभियान ये चला दिया है। अभियान का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब हम एक बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में ना अनेमिया से लड़ने का पर काम करेंगे, अभियान की तरह चलाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसको चेंज कर दिया, पहली बात। ठीक, दूसरी बात 6x6x6 की रणनीति थी, तो उसको चेंज करके 7x7x7 कर दिया। कि मतलब जैसे मतलब लाभार्थी समूह है, तो लाभार्थी समूह क्या है कि जैसे पहले 6 महीने से लेके और थोड़े ज्यादा के बच्चे थे, या फिर ना लैक्टेटिंग मदर थी, जो मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, तो वो हो गई। इस तरीके से 5 6 समूह थे पहले। तो इसके अंदर एक समूह को और जोड़ दिया, लाभार्थी समूह के अंदर किसको जोड़ दिया, 0 से 6 महीने के जो बच्चे थे वो बचे हुए थे पहले। ठीक है, तो अब उनको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है कि एनीमिया मुक्त भारत है, तो उस अभियान के अंदर इनको भी शामिल कर लिया। उसके बाद में 7वां उपाय, मतलब जो कुछ उपाय किए हुए थे कि अनीमिया से लड़ने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएंगे, जैसे मतलब कि दवाइयाँ कौन कौन सी, फोलिक एसिड वगैरह देना, या फिर ना और भी अलग अलग उपाय हैं, तो वो 6 उपाय थे। तो उनके अंदर एक उपाय और जोड़ दिया है, सही खान पान को, इस चीज को जोड़ दिया है। उसके बाद में तीसरी चीज है संस्थागत तंत्र, कि मतलब किस तरीके से जो मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है वो सहयोग करेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि एक निगरानी है, निगरानी को भी जोड़ दिया है। कि पहले क्या है, निगरानी शामिल नहीं थी, ट्रैकिंग वैसे सारा काम कर लिया है, लेकिन उसको वापस है ना जैसे मतलब इसका मतलब कोई हॉस्पिटल के अंदर गया, फिर उसके बाद में उसने दवाई का इलाज करवाया, फिर उसके बाद में वो वापस अपनी रिपोर्ट वगैरह इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन वो उसको ट्रैक करना कि मतलब किस हद तक है ना उनके अंदर एनीमिया की शिकायत है वो दूर हुई है। तो ये क्या है, फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक सिस्टम होता है, इसको जोड़ दिया गया है निगरानी ठीक है। अब एक देखो T4 दृष्टिकोण है। T4 दृष्टिकोण आप इंग्लिश के अंदर ही देखो कि मतलब उनका पहले टेस्ट करो, फिर उसके बाद में उनका ट्रीट करो, फिर उनसे बातचीत करो कि डॉक्टर्स हैं वो बातचीत करेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल है वो बात करेंगे, और फिर उसके बाद में ट्रैक करो। तो ये T4 है, ठीक है। अब T4 अप्रोच कर दिया गया है। पहले क्या है कि 3 ही अप्रोच थी, पहले टेस्ट करना, ट्रीट करना और टॉक करना ही था। अब उनको ट्रैक भी किया जाएगा। ट्रैक मतलब ये वाली चीज है, निगरानी वाली। तो पहले T3 था और अब T4 हो गया है। तो ये एनीमिया के लिए काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, वो मैंने हाईलाइट कर रखी है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब मैंने एक नीचे है ना इनको भी ऐड किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ये आर्टिकल के अंदर नहीं दे रखा था, इसको ऐड किया है। जैसे मतलब 0 से 6 महीने वाले बच्चे थे, उनके लिए था ना कि इसको ऐड किया है। तो उसमें देखो पहले कौन कौन से थे, 6 से 59 महीने वाले, फिर 5 से 9 वर्ष के बच्चे थे, ये भी शामिल थे। फिर 10 से 19 वाली जो टीनेजर हैं वो भी थी, महिलाएं। फिर महिलाएं हैं जो मतलब 15 से 49 वाली होगी, फिर गर्भवती महिलाएं होगी, स्तनपान कराने वाली महिला होगी। इस तरीके से 6 ना पहले थे, और इसको भी जोड़ दिया तो 7 हो गया। अब देखो, अब इसके इलाज के लिए, गंभीर अनीमिया का ना प्रबंधन करने के लिए एक जैसे मतलब कुछ दवाइयां वगैरह होती हैं, तो वो है ना वो यूज में ली जाती हैं। पहले तो फोलिक एसिड वगैरह ये दिए जाते हैं, लेकिन उससे भी है ना यदि अनीमिया है, तो मतलब खून की कमी है, वो सही नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अंतरशिरा मतलब इंट्राविनस आयरन थेरेपी दी जाती है। कि मतलब नस है, तो नस के अंदर ही है ना आयरन की है ना एक कुछ दवाइयां वगैरह इस तरीके से डाली जाती हैं। उसको कहते हैं, वो तरीका होता है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। एक तो ये तरीका है, और एक आयरन सुक्रोज है। ये 2 तरीके हैं, इसके अंदर लिखे हुए हैं ये। तो ये 2 तरीके हैं, इनको भी शामिल किया गया है, अभी सरकार ने इनको शामिल किया है। बस इतना ही है। उसके अलावा जननी पोर्टल वगैरह जो हीमोग्लोबिन की है ना ट्रैक वगैरह करने के लिए जननी पोर्टल है। इस तरीके से ये राष्ट्रीय बाल विकास है, तो ये है यूविन पोर्टल है। इस तरीके से है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना काफी है आपके लिए। अब ये अगला आर्टिकल है, ये समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, इससे संबंधित है। अब इसमें क्या है कि पहले 3 साल है ना पूरी देखभाल की जाएगी। जैसे मतलब बच्चे का है ना पूरी तरीके से यदि देखभाल करनी है, तो 3 साल है ना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी ग्रोथ के लिए, सब चीजों के लिए। तो अभी जैसे मतलब ये सम्मेलन चल रहा है, इसके अंदर एक पहले वाला जो आर्टिकल था वो भी उसी सम्मेलन का है, और ये वाला आर्टिकल है वो भी इसी सम्मेलन का है। तो इसमें क्या है कि पहले 3 साल है ना उसकी संपूर्ण देखभाल की जाए, और एकीकृत तरीके से है ना बच्चों की देखभाल करने के लिए ना ये कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये है। तो इसमें और क्या है हम देख लेते हैं। देखो पहले दो दो ये थे, घर पर नवजात की देखभाल। तो मतलब घर पे है ना नवजात शिशु था, तो उसकी देखभाल करने के लिए जैसे एएनएम वगैरह ये है ना विजिट वगैरह करती हैं, आपको पता ही है।
फिर छोटे बच्चों की घर पर देखभाल, कि मतलब जो छोटे बच्चे हैं थोड़ा सा और बड़े हो गए हैं, तो उनकी जैसे मतलब शायद 1 साल से ऊपर हो गए, तो उनकी देखभाल से संबंधित है। तो उन ये दो चीजें चल रही थी पहले, तो इनका एकीकरण कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या है कि मतलब 1 से 3 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, तो उनका तो 0 से 3 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, तो उनका एकीकृत तरीके से है ना देखभाल की जाएगी। उसमें क्या है कि जैसे एएनएम वगैरह हैं, तो वो टाइमली विजिट करेंगी। उनके लिए एक है ना फिक्स टाइम रख दिया कि आप है ना 42 दिन है, तो इतने है ना 42 दिनों के अंदर शुरुआत के हैं, तो उसके अंदर आपको है ना इतनी बार विजिट करना है। फिर लास्ट के जो दिन है, तो उसके अंदर कितनी बार विजिट करना है, उसको एकीकृत तरीके से कर दिया है। तो ये क्या है कि होम विजिट है ना, ये किए जाइए। और इसमें क्या है कि 42 दिन में तो 9 बार, जो शुरुआत वाले जो जोखिम वाले बच्चे हैं, जिनके अंदर मतलब कुछ बीमारियां वगैरह, पोषण की कमी या ये सब हो सकता है, एनीमिया वगैरह जितनी बीमारियां हो सकती हैं, तो उनके लिए क्या है कि 42 दिन में 9 बार, और 36 महीने जो अगले 36 महीने हैं, तो उसके अंदर 8 बार है ना होम विजिट की जाएगी। ये कौन कौन करेगा? एक आशा वर्कर होती हैं, एएनएम होती हैं, सीएचओ है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, ये सब है ना, ये सब होम विजिट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में वेल बेबी सेशन है। ये क्या है कि मतलब कुछ सेंटर होते हैं, है ना, मतलब ये सॉरी दिन है ये, जो मतलब बच्चों के लिए है ना ये दिन होता है, तो उस पे है ना वेल बेबी सेशन है, इस तरीके से रखे जाएंगे। फिर शिशु शिविर है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, तो उनके अंदर है ना शिशु शिविर इस तरीके से आयोजन किया जाएगा। ये सब है इसके अंदर। ठीक है, बस आपको ये ऊपर वाली चीजें देखनी थी, लास्ट वाला नहीं है काम का। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मतलब स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास, इसके लिए भी है ना कुछ बात की गई है कि मतलब मात्र मानसिक स्वास्थ्य है, तो उसके लिए क्या है, पोस्टमार्टम है ना, एक डिसऑर्डर टाइप में माताओं को हो जाता है कि उस टाइम पे जैसे मतलब बच्चा होता है, तो उस टाइम पे न तो वो काम कर पा रही है, न बच्चे को संभाल पा रही है, तो इस तरीके से उनके अंदर थोड़ा डिप्रेशन वगैरह, ये ना लंबे टाइम तक चलने वाली समस्या है ना, यदि उस टाइम पे सही से टैकल नहीं किया जाता, तो उस टाइम पे लंबे समय तक है ना ये समस्याएं चल सकती हैं। तो ये पोस्टमार्टम डिसऑर्डर होता है, तो इसको ना संभालने के लिए उनके लिए भी है ना एक मतलब मेंटल हेल्थ वाले जो क्लिनिक वगैरह होते हैं, तो उन पे है ना इनको विजिट वगैरह कराने के लिए बताया जाएगा। समुदाय पे है ना जागरूकता वगैरह इस तरीके से की जाएगी। और प्रारंभिक बचपन विकास, मतलब जो अर्ली है ना चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ है ना आप जैसे बच्चों को है ना चुप कराने के लिए फोन वगैरह हम दे देते हैं, तो उसको खत्म करना है। फिर उसके बाद में जैसे मतलब उनको खेल कूद के अंदर शामिल करवाना, उनका जो पोषण है तो वो क्या क्या होना चाहिए, ये सब है ना सिखाने का काम है ना इसके तहत किया जाता है। ठीक है, ये जो मतलब जो आशा वर्कर वगैरह हैं, तो ये है ना विजिट करती हैं, तो उस टाइम पे ना ये भी है ना इसके अंदर जागरूकता अभियान वगैरह ये भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम वगैरह बढ़ना और ये सब है ना ये समस्याएं होती है, तो दिमाग का विकास उनका किया जाएगा, भावनात्मक है ना उनका विकास किया जाए। फिर सामाजिक कौशल वगैरह इस तरीके से इनका है ना विकास किया जाए, तो बच्चों के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ना ये इसके अंदर प्रारंभिक बचपन विकास है, तो ये है मतलब उसी के तहत किया जा रहा है अभी जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है, चाइल्ड ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब है, मतलब ई गवर्नेंस के लिए भी है ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये हमारे नहीं है काम का। एक जैसे मतलब आबा आईडी है ना, उसी तरीके से बाल आबा है, तो वो भी है ना बच्चों के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो वो है ना उनकी कौन सी बीमारी है उनको ट्रैक करने के लिए एक बाल आबा नाम की भी है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। देखो मैंने जहां जहां आपके लिए हाईलाइट किया है सिर्फ उनको ही करना है, बाकी चीजें है ना आपको नहीं करनी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, ये पीएम फैमिली केयर, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर है। ठीक है, ये गृह मंत्रालय है, इसकी है ना एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ गरीब परिवार होते थे ना, तो उनको क्या है कि बचपन से लेके जैसे बच्चों की है ना अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं के लिए जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनके लिए अलग अलग योजना चल रही हैं। फिर उसके बाद में थोड़े वो बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग योजना चलती है, बच्चों के लिए अलग है, बच्चियों के अलग है। इस तरीके से बहुत सारी योजनाओं का लाभ है वो मिस हो जाता था, उनको मतलब ट्रैक वगैरह करना, ये सारी चीजें हैं तो वो मिस हो जाती थी। अब क्या है कि एक एकीकृत ना डिजिटल आईडी टाइप में इस तरीके से इनकी बनाई जाएगी, और उसके बाद में ना ऑटोमेटिक तरीके से मतलब उनको जैसे मतलब 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हर महीने 2,000 वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीजें है ना वो ऑटोमेटिक आपके खाते के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको है ना अप्लाई करना या फिर है ना वो सब नहीं है, आपको एक पूरा फॉर्मेट दे दिया जाता है कि ये फॉर्मेट है, इसके तहत है ना आप इसके लिए इन चीजों के लिए या इन योजनाओं के लिए आप है ना एप्लीकेबल हो। और उसके बाद में है ना जैसे मतलब इसके अंदर लिखा भी होगा, हाँ यूनिक आईडी, एक यूनिक आईडी है, तो वो है ना दे दी जाती है, और उसका क्या है कि योजनाओं का लाभ है वो ऑटोमेटिक तरीके से ना आपको मिलता रहेगा। इसके लिए क्या है, ये मतलब पीएम फैमिली केयर ट्रैकर है। ठीक है, बस इसमें यही है, यूनिक आईडी देना, फिर उसकी योजनाओं की डिलीवरी वगैरह है वो टाइम से हो जाती है। उसके बाद में मॉनिटरिंग वगैरह की मतलब एकीकृत निगरानी वगैरह रखी जाती है कि लाभार्थी की पहचान सही हुई है या नहीं हुई है, ये निगरानी वगैरह ये रखी जाती है। ये बस इतना ही है। देखो ये आर्टिकल है ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल, इससे संबंधित है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है ना बहुत ज़्यादा धांधली, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब होता है, तो ना इनकी ऑडिट वगैरह करनी बहुत ज़रूरी होती है कि पंचायत ने किस तरीके से काम किया है, ये सब। तो अब क्या है कि एक पोर्टल बनाया है जो आंतरिक लेखा परीक्षा है, तो ये करेगा। और इसके अंदर क्या है कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन दोनों को ना एक साथ में जोड़ दिया गया है। तो अब क्या होगा कि जैसे मतलब कुछ काम हुआ है तो वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस ग्राम पंचायत है तो उसका ऑडिट होगा। ऑडिट एआई के थ्रू इस तरीके से किया जाएगा और उसके बाद में उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल के कि भी ये एरिया है तो इस तरीके यहाँ की है ना ये ग्राम पंचायत है, तो उसको जीआईएस के तहत भी है ना इसको जोड़ दिया गया है। तो इसका है बस इसमें हमें इतना ही देखना है और ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ और है बस थोड़ा सा, कि इसके विकास किसने किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक तो सीसी है, विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, मतलब चीफ कंट्रोलर अकाउंट, ठीक है। और दूसरा है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, सॉरी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, तो वो इन दोनों के द्वारा है। बस इतना ही याद रखना आपको, और उसके अलावा कुछ नहीं। ये मेंस के लिए काम आ सकता है, प्री के लिए इतना काम का नहीं है ये। अब ये आर्टिकल है दीक्षा के बारे में। दीक्षा है तो भारत की डिजिटल शिक्षा प्रणाली है उसको किस तरीके से सशक्त कर रहा है, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। कि दीक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो जैसे मतलब आप एनसीईआरटी वगैरह इसके ऊपर है ना क्यूआर कोड के थ्रू है ना आप देख सकते हो। फिर आपको जो मतलब क्यूआर कोड है तो वो सीधा है ना एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे लेके चला जाएगा और उसको है ना आप वीडियो लेक्चर के थ्रू है ना समझना आसान हो जाएगा। अलग अलग भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। इस तरीके से दीक्षा के बारे में छोटा सा पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी, तो उसको हम देख लेते हैं। देखो पहली बात है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये विद्यालयों के लिए है और ये पहली से लेके मतलब किंडरगार्टन से लेके और 12th क्लास तक है, ठीक है। ये है तो सारे है ना जो वीडियो वगैरह हैं वो सारे है ना यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। और ये किसका पार्ट है, पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या है इसका पार्ट है ये। इसमें स्वयं वगैरह ये जितने भी है ना जो मतलब डिजिटल तरीके से कोविड के टाइम पे कुछ प्लेटफॉर्म शुरू किए गए थे वो सब है ना पीएम ई विद्या पहल है इसके तहत ही है। तो ये जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म है ये भी पीएम ई विद्या इसके तहत है। उसके बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, ये मतलब एनसीईआरटी के द्वारा है ना ये सीआईईटी के सहयोग से है ना इसको चलाया जा रहा है, ये है। उसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको, संख्यात्मक वगैरह ये हो गया, ठीक है। फिर 2D 3D एनिमेशन, 2D और 3D एनिमेशन वगैरह के ना थ्रू आपको समझाया जाता है, बच्चों को ना समझाया जाता है। फिर सिमुलेशन, वर्चुअल लैब वगैरह इस तरीके से एआर अनुभव वगैरह, साइन लैंग्वेज के थ्रू भी इसके अंदर समझाया जाता है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू है ना आपको बताया जाता है जो मतलब दृष्टिबाधित हैं या फिर ना जिनको नहीं सुनता नहीं है वो है, तो उनके लिए भी है ना साइन लैंग्वेज का यूज में लिया जाता है, संवादात्मक है, ठीक है। यही चीजें हैं। और क्यूआर कोड लगा रहता है किताबों पे, उसके द्वारा मतलब वीडियो वगैरह ये ना आप एक्सेस कर सकते हो, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इसको डेजी प्लेटफॉर्म है, जैसे मतलब जो दिव्यांग वगैरह हैं तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। टेक्स्ट टू स्पीच है वो भी इसके अंदर है, और साइन लैंग्वेज है वो भी इसके अंदर है। फिर ऑफलाइन एक्सेस है वो भी इसके मतलब डाउनलोड का एक्सेस है वो भी दिया जाता है इसके अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक बार मेरे से सुन लो आप, बस उसके बाद में ना आपको याद हो जानी चाहिए, उसके मतलब नोट करने की जरूरत नहीं है ये। तो मतलब इसके अंदर साइन लैंग्वेज वगैरह ये भी हो जाएगा, और ठीक है। तो और जो मतलब दिव्यांग है तो उनके लिए भी हो गया, जिनको दिख रहा नहीं है वो भी हो गया। फिर ना जो टीचर्स हैं उनके लिए भी इसके अंदर अवेलेबिलिटी है, डाउनलोड के ऑप्शन है, ई विद्या प्लेटफॉर्म है। ये बस इतने इतने मेन मेन पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग भाषाओं के अंदर 135 भाषाओं के अंदर है ये। तो इसके अंदर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज ही नहीं है, कुछ विदेशी भाषाएं, 7 विदेशी भाषाएं इसके अंदर भी है ना ये है, अनुवाद किया गया है। और शिक्षक वगैरह के लिए क्या है, निष्ठा और टीपीडी मॉड्यूल इस तरीके से ना इसके अंदर निर्माण किया गया है कि टीचर्स को ना प्रशिक्षण वगैरह भी इसके अंदर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे वीडियोज हैं इसके अंदर। आकलन वगैरह होता है इसके अंदर की मतलब व्यक्तिगत शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न बैंक वगैरह मतलब क्वेश्चन बैंक वगैरह ये है ना अवेलेबल होती हैं। बस यही है इसके अंदर। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, तो अलवर में बाघ पुनर्वास के लिए ना कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर मेरे को एक चीज अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया है। वैसे तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है, तो इसके बारे में ना इन्होंने बता रखा है। देखो पहली बात तो है कि भारत के अंदर ना बाघों की संख्या है तो उसको मतलब 46 से लेके और 58 है ना, ये है ना मतलब बाघ जो अभ्यारण्य है वो बढ़ गए हैं, उसको बढ़ाने के लिए, पहली बात। ठीक है, यदि आपको पता मतलब मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो ये ना ये चीजें आप लिख सकते हो। फिर एक सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है, ये क्या है 2010 की है। और इसमें था कि 2022 तक है ना आपको बाघों की संख्या है वो डबल करनी है, और भारत ने क्या है कि उससे पहले ही कर लिया है, इसको अचीव कर लिया है, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ठीक है, तो ये पिट्सबर्ग घोषणा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा सामुदायिक भागीदारी है, तो इसके अंदर जैसे मतलब सरिस्कार पन्ना या अभ्यारण्य है तो इनके अंदर तो है ना जो समुदाय है तो उसकी सहायता से क्या है कि इनका पुनर्वास वगैरह अच्छे से हो पाया है, और मतलब उनकी संख्या है तो वो भी बढ़ी है। लेकिन
क्या है कि यहाँ पे विफलता का भी उदाहरण है एक, जैसे सतकोशिया है, यदि आप इसको लिखना चाहो तो इसको भी है ना मेंस के अंदर लिख सकते हो कि बाघ अभयारण्य, तो वहां पे सामुदायिक सहयोग की कमी के कारण है ना क्या हुआ कि सफलता नहीं मिल पाई है, जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिल पाई है। और प्रोजेक्ट जीता है वो भी हम चला रहे हैं। तो आपको मेनली सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है, इसको ध्यान में रखना है। एक है देखो आईसीजीएस अक्षय, उसको तटरक्षक बल है तो उसके बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इसको बस इतना ही याद रखना आपको, ये कोस्ट गार्ड का है पहली बात तो। ठीक है, दूसरा कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके द्वारा ना इसको बनाया गया है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है इसके बारे में बस, ये पीटी के लिए है। फिर आगे चलते हैं, एक जीआई टैग के संबंधित है कि रेवा का जो सुंदरजा मैंगो है, सुंदरजा आम है, तो उससे संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग है इसको। और ये कहाँ का है, रीवा का, रीवा कहाँ है, एमपी के अंदर बस। एक ये गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, इससे है ना प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, ये सेशल्स ने किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, सेशल्स लिखना है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये मतलब इसको गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन क्यों कहा गया है, क्योंकि ना इंडिया ने बहुत सारे काम किए हैं जो मतलब ब्लू इकोनॉमी को संभालने के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए ना हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, मतलब सीडीआरआई हो गया या फिर ना और भी इनिशिएटिव है वो हमने लॉन्च कर रखे हैं, इसलिए क्या है कि उन्होंने हमें सम्मानित किया है। तो मतलब जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसके अंदर ना इंडिया जो छोटे द्वीप है तो उनका ना मतलब उनका जो मतलब हितैषी है, और वहाँ पे यूएन के अंदर है ना उनका जैसे आवाज़ उठाने का काम है ना भारत बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, आप देख लो, डीपीआई और बाघ संरक्षण से संबंधित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मतलब ऐसे ही बन गया ये। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, नहीं मत करना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये दो मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, आज सेशन लंबा हो गया है, कल मिलते हैं, थैंक यू।